नमस्कार छात्रों, आज का विषय है एमए फाइनल के छात्रों के लिए भारत में व्यापार एवं उद्योग। सभी छात्रों से निवेदन है कि इस टॉपिक को ध्यान से सुनें और समझने का प्रयास करें। छात्रों, भारत में मध्यकाल में व्यापार और उद्योग की बात करें, 8वीं से 16वीं शताब्दी का काल भारत में आर्थिक इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस काल में ऐसे तमाम विदेशी यात्रियों का आगमन हुआ जिन्होंने इस देश की भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और व्यापारिक गतिविधियों का वर्णन किया है। इन विदेशी यात्रियों के साथ साथ तत्कालीन समय में जो फारसी ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों से भी हमें अर्थव्यवस्था और आर्थिक जीवन को समझने में पर्याप्त सहायता मिलती है। प्राचीन काल से ही विदेशों से भारत के व्यापारिक संबंध रहे हैं और जब मध्यकाल में तुर्कों के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, तब इन संबंधों में और वृद्धि हुई। भारत का व्यापार प्राचीन काल से ही बहुत सुदृढ़ रहा है। अगर हम सिंधु सभ्यता की भी बात करें तो सिंधु सभ्यता में लोथल में, जहाँ पर हमें एक बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, उससे पता चलता है कि भारत का तत्कालीन समय में भी विदेशों के साथ व्यापार होता था। 7वीं से 10वीं शताब्दी के काल की बात करें तो यह काल भारत और अरब के मध्य व्यापारिक संबंधों का स्वर्ण काल कहा जाता है। भारत में 712 ईस्वी में एक अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ और उस आक्रमण से ही भारत और अरबों के व्यापारिक संबंधों का संपर्क हुआ। इस आक्रमण के कारण, भले ही यह एक आक्रमणकारी था, लेकिन कासिम ने भारत में जहाँ जहाँ पर भी आक्रमण किए, वहाँ पर उसने व्यापारियों को सुरक्षा दी और उन्हें क्षमादान भी दिया। हमें तत्कालीन भूगोलवेत्ताओं से, जो अरब भूगोलवेत्ता थे, उनसे हमें उस समय के व्यापारिक नगरों की एक लंबी सूची मिलती है, जैसे मंसूरा, लाहौर, धार, कन्नौज, रामेश्वरम, उज्जैन, मथुरा, खजुराहो, अयोध्या, वाराणसी, सुनाम, राजगिरी इत्यादि। भारतीय शासकों ने भी मोहम्मद कासिम के पश्चात भी अरबों के साथ जो व्यापारिक संबंध हुए वह काफ़ी लंबे समय तक चले और यहाँ के जो स्थानीय भारतीय शासक थे, उन्होंने भी अरब व्यापारियों के साथ सदैव आदरपूर्वक व्यवहार किया। यहाँ तक कि दक्षिणी भारत के स्थानीय शासकों ने तो यहाँ के इन मुस्लिम व्यापारियों को बड़े बड़े नगरों में जमीन प्रदान की, भूमि प्रदान की, ताकि वे वहाँ पर बसें और अपने लिए मकान, धार्मिक स्थान इत्यादि बना सके। विशेष बात यह है कि जो ये व्यापारी वहाँ पर बसे, अपना निवास बनाया, उन्होंने वहाँ पर स्थानीय जातियों के साथ भी अपने संपर्क स्थापित किए, वैवाहिक संबंध बनाए और उन्होंने यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया। अगर हम अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी की बात करें, 12वीं शताब्दी में हुए थे, तो इनके वर्णन से पता चलता है कि उस समय व्यापारियों को राज्याश्रय प्राप्त था। जो चोर लुटेरे थे, जो व्यापारियों को लूटते थे, उनको पकड़ने पर उन्हें मृत्युदंड दिया जाता था और जो उनका लूटा हुआ माल होता था, वह माल सकुशल पुनः उन व्यापारियों और व्यापारी की अगर हत्या हो जाती थी तो उसके उत्तराधिकारियों तक पहुंचा दिया जाता था। मध्यकाल में तुर्कों ने जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उसके साथ साथ पूरे उत्तर भारत में एक सशक्त शासन व्यवस्था का उद्भव हुआ। बंगाल, बिहार, मालवा, राजपूताना, पंजाब, गुजरात में कई नगरों, शहरों का विकास होने लगा। कृषि के साथ साथ अनेक उद्योग धंधे पनपने लगे। इसका कारण ये था कि दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं में से अधिकतर, जैसे सैनिक साजो सामान थे, हथियार थे, वस्त्र थे, अमीर वर्गों के लिए जो विलासिता की सामग्रियाँ थी, उनका निर्माण बड़े पैमाने पर
राज्य संरक्षण में ही होने लगा। ज़्यादा से ज़्यादा कारीगर शिल्पकार राज्य की सेवा में आने लगे। इससे स्थानीय व्यापार को काफ़ी सहायता मिली। लेकिन फिर भी अभी भी अनेक वस्तुओं का आयात विदेशों से होता था और विदेशों के साथ भी काफ़ी अच्छे व्यापारिक संबंध हमें देखने को मिलते हैं। छात्रों, आज के वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। इसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए हम इस पर और चर्चा करेंगे, इस पर और प्रकाश डालेंगे। आज एक बार आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, समझें और जो चीज़ समझ में आए उसे आप अपने स्तर पर लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।